नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि आज। पीएम मोदी ने प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, उन्होंने सेवा और करुणा के मार्ग पर चलने पर भी जोर दिया। गृहमंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र का 5वां दौरा। आगामी स्थानीय और नगर निकाय चुनाव से पहले दौरा। राज्य में इस साल अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने की उम्मीद। बिहार में 5 लाख महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटेगी कांग्रेस। कवर पर राहुल गांधी की फोटो। बीजेपी ने जताया कड़ा विरोध, कहा महिलाओं का अपमान होगा। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण। कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। अमरनाथ यात्रा के पहले दिन 12,348 श्रद्धालुओं ने किया दर्शन। 6400 यात्रियों का तीसरा जत्था रवाना। अब तक 3.5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष को झटका। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलीलों को माना सही। ईदगाह को विवादित ढांचा मानने से हाईकोर्ट ने किया इनकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश की राजधानी दिल्ली से। अहम खबर, जहां यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के लिए रोड शो का आयोजन हुआ है। आपको बता दें, मुख्य अतिथि रहे यूपी के मंत्री राकेश सचान। ये पहला रोड शो है जिसमें एनसीआर के उद्यमी मौजूद रहे। राकेश सचान ने यह बात कही, यह पहला ऐसा रोड शो है जिसमें एनसीआर के उद्यमी मौजूद हैं। यूपी तीसरा संस्करण कराने वाला प्रदेश। तो मंत्री राकेश सचान ने बात कही, सबसे ज्यादा रोजगार कृषि के बाद एमएसएमई में मिले हैं। यूपी का उदाहरण पूरे देश में दिया जाता है, राकेश सचान ने यह बात कही। एमएसएमई मिनिस्टर राकेश सचान ने इस दौरान बयान दिया, सबसे ज्यादा रोजगार कृषि के बाद एमएसएमई विभाग में। तो यूपी का उदाहरण पूरे देश में दिया जाता है, राकेश सचान ने यह बात कही। तो इस वक्त की अहम खबर दिल्ली से सामने आ रही। इंटरनेशनल ट्रेड शो के लिए रोड शो का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि रहे उत्तर प्रदेश के मंत्री राकेश सचान। यह पहला रोड शो जिसमें एनसीआर के उद्यमी मौजूद रहे, राकेश सचान ने बात कही। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरदोई से अगली खबर, जहां विद्युत विभाग के जेई का वीडियो सामने आया। आपको बता दें, जेई सरफराज अहमद का वीडियो वायरल हुआ है। सिंगल फेस को लेकर ग्रामीण उपभोक्ताओं के साथ बहस नजर आई है। ग्रामीण उपभोक्ताओं को सिंगल फेस की मिलेगी बिजली, यह वीडियो सामने आया है। ये कहते जेई का वीडियो सामने आया है। जेई उपभोक्ताओं के साथ नोकझोंक करने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। सरकार के निर्देश पर खरा नहीं उतर रहा है विद्युत विभाग। भीषण गर्मी में विद्युत व्यवस्था चरमराई हुई है। भगवान भरोसे विद्युत व्यवस्था, जिसको लेकर अब आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। रोशनपुर की सिंगल फेस फॉल्ट कराने गए थे जेई। हरदोई के पावर हाउस सवाईजपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। यह वीडियो सामने आया है जिसमें जेई से नोकझोंक करते नजर आ रहे हैं ग्रामीण। सिंगल फेस विद्युत सप्लाई को लेकर नोकझोंक देखने को मिली है। जेई सरफराज अहमद का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो नोकझोंक करते साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सामने आया है, आप देख सकते हैं किस तरीके से जेई लोगों से नोकझोंक करते नजर आ रहे हैं। सिंगल फेस को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला है। ग्रामीण उपभोक्ताओं को सिंगल फेस की मिलेगी बिजली, ये जेई का कहना है और इसको लेकर आक्रोशित नजर आए हैं ग्रामीण। उपभोक्ताओं के साथ नोकझोंक करने का जेई का यह वीडियो सामने आया है। सरकार के निर्देश पर खरा नहीं उतर रहा है विद्युत विभाग, ग्रामीणों का यह कहना है। और नोकझोंक बढ़ते देख पुलिस भी मौके पर पहुंची है। तो हरदोई से अहम खबर, विद्युत विभाग के जेई का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो ग्रामीणों से नोकझोंक करता साफ तौर पर नजर आ रहा है। जेई सरफराज अहमद का वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जेई सरफराज अहमद लोगों से नोकझोंक करता नजर आ रहा है। सिंगल फेस को लेकर ग्रामीण उपभोक्ताओं से बहस करता नजर आ रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कन्नौज से अगली खबर है, जहां पत्रकार के परिवार संग मारपीट का यह मामला। कन्नौज प्रेस क्लब के लोगों ने एसपी से मुलाकात की। एसपी विनोद कुमार से पूरे मामले को लेकर शिकायत की है। निष्पक्ष जांच कर चौकी इंचार्ज पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। के न्यूज ने इस मुद्दे को खास तौर पर इस मुद्दे को लगातार के न्यूज उठा रहा है। चौकी इंचार्ज मनोज चौधरी ने पत्रकार से की थी अभद्रता, मोबाइल छीनने के साथ ही और उसके साथ मारपीट भी की गई। कवरेज के दौरान बेलगाम चौकी इंचार्ज ने बदसलूकी की थी। एसपी विनोद कुमार ने अपर पुलिस अधीक्षक को दी जांच। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार को जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए गए।
पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। यह अहम खबर आपको कन्नौज से दिखा रहे हैं। पत्रकार को पीटने का यह मामला, एसपी विनोद कुमार ने अब अपर पुलिस अधीक्षक को जांच सौंपी है। मोबाइल छीनने के साथ पत्रकार के साथ मारपीट भी की गई थी। कवरेज के दौरान बेलगाम चौकी इंचार्ज मनोज चौधरी ने पत्रकार से बदसलूकी की थी। एसपी विनोद कुमार ने अपर पुलिस अधीक्षक को जांच सौंपी है। तो कन्नौज से इस वक्त की अहम खबर, पत्रकार के परिवार संग मारपीट का यह मामला। कन्नौज प्रेस क्लब के लोगों ने एसपी से मुलाकात की। अब पीड़ित पत्रकार के पक्ष में प्रेस क्लब के लोग एसपी के दरवाजे पहुंचे हैं। एसपी विनोद कुमार से पूरे मामले की शिकायत पत्रकारों ने की है और चौकी इंचार्ज मनु चौधरी पर कार्रवाई की अपील की है। निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है। चौकी इंचार्ज मनु चौधरी ने पत्रकार से अभद्रता की थी, मारपीट की थी, जिसके बाद आक्रोशित पत्रकारों ने आज एसपी से मुलाकात की है और कार्रवाई की मांग की है। मारपीट के साथ मोबाइल छीनने के अलावा बदसलूकी भी की गई थी पत्रकार के साथ। और इसके बाद अब पीड़ित पत्रकारों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। पीड़ित पत्रकार के साथ प्रेस क्लब के अन्य पत्रकार, जनपद कन्नौज के अन्य पत्रकार एसपी कार्यालय पहुंचे हैं। एसपी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है। चौकी इंचार्ज मनोज चौधरी के द्वारा पत्रकार के साथ अभद्रता की गई थी, मारपीट की गई थी, मोबाइल छीनने का प्रयास किया गया था, जिसके बाद आक्रोशित पत्रकार के साथ आज अन्य पत्रकार एसपी कार्यालय पहुंचे थे। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आगरा से अगली खबर, जहां नलकूप का तार रखते समय किसान को लगा करंट। किसान की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पिनाहट थाना क्षेत्र के गांव छदामीपुरा का यह पूरा मामला है। किसान की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ। ये तस्वीरें सामने आई हैं। किसान की मौत के बाद पूरा परिवार सदमे में है, कोहराम मचा हुआ है। पिनाहट थाना क्षेत्र के गांव छदामीपुर का यह पूरा मामला है। तो आगरा से अहम खबर, नलकूप का तार रखते समय किसान को करंट लगा है। करंट के चपेट में आने से किसान की मौके पर ही मौत हुई है। किसान की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पिनाहट थाना क्षेत्र के गांव छदामीपुर का यह पूरा मामला है। आगरा से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तो आगरा से अहम खबर, नलकूप का तार खींचते समय किसान की मौत हुई। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर कानपुर से, जहां उत्तर प्रदेश, आपको बता दें, उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक उपेंद्र जोशी आज कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचे। महाप्रबंधक के पहुंचने पर रेलवे के सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाओं और विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। महाप्रबंधक ने स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उसके बाद रेलवे अधिकारियों के साथ भीमसेन, अनवरगंज लोको सेट और रेलवे इलेक्ट्रिक सेट के लिए रवाना हुए। महाप्रबंधक ने सेंट्रल स्टेशन पर सिटी साइड बन रहे 7 मंजिला इमारत का जायजा लिया। महाप्रबंधक ने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि विकास कार्य समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे किए जाए। देखिए, अभी मैं जस्ट पहुंचा ही हूँ। कानपुर सेंट्रल का भी मुझे देखना है, क्योंकि यहाँ स्टेशन डेवलपमेंट का काम चल रहा है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक शेड है, टीएम शेड है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो कई जगह हैं जहाँ हमें जाके देखना है कि वहाँ पर कैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं। उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक आज कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचे। महाप्रबंधक पहुंचने के बाद स्टेशन पर हो रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। फिर उसके बाद भीमसेन, अनवरगंज और पनकी स्टेशन पर हो रहे अमृत भारत योजना के अंतर्गत कार्यों का निरीक्षण किया। वहीं कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर
रेलवे अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कानपुर से से मोहित पांडे, कानपुर। और अगली अहम खबर ललितपुर से, जहां दो पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। आपको बता दें, कुल्हाड़ी तलवार के साथ फरसे से भी हमला एक दूसरे पर किया है। एक पक्ष के हमले से दूसरे पक्ष के लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त है इस घटना को लेकर। एक पक्ष के हिस्ट्री सीटर दबंग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, वहीं खुलेआम तलवार, फरसा, लाठी से वार करते देखे गए हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें, किसी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे ये दबंग लोग चंद कदम की दूरी पर चौकी दबंगों को चौकी का खौफ नहीं। तो चंद कदमों पर चौकी मौजूद है, लेकिन पुलिस का इकबाल आप देख सकते हैं कितना बुलंद है। सरेआम तलवार, फरसा लहराए जा रहे हैं। चौकी दबंगों को चौकी का और पुलिस का खौफ नहीं है। तालबेहट चौकी तेरई फाटक अंतर्गत ग्राम बरी खुर्द का यह पूरा मामला है। तो सोशल मीडिया पर यह वीडियो साफ तौर पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद गांव में खौफ का माहौल है। चंद कदम की दूरी पर चौकी मौजूद है, लेकिन पुलिस का डर इन दबंगों में दिखाई नहीं दे रहा है। दो पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से कुल्हाड़ी तलवार के साथ फरसे से हमला किया गया है। सरेआम हथियार लहराए जा रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की और खबर सोनभद्र से है, जहां बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने युवक को गोली मारी। घटना कोतवाली क्षेत्र के हिंदवारी चौकी के फ्लाईओवर ब्रिज के पास की। आपको बता दें, युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे हैं। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहीं हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। व्यक्ति का नाम अनितेश, जिसकी उम्र 23 वर्ष बताई गई है। युवक इंडियन बैंक के मैनेजर का ड्राइवर बताया जा रहा है। गोली सीने के दाहिने तरफ लगी है। फिलहाल अनितेश खतरे से बाहर है। आज शाम को करीब 8:30 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि अनितेश पुत्र शिव गोविंद, जो कि निवासी गोरी निप्स हैं, रॉबर्ट्सगंज थाना अंतर क्षेत्र में गांव है, तो ये रॉबर्ट्सगंज से अपने गांव जब जा रहे थे मोटरसाइकिल पर, तो हिंदवारी चौकी से पहले पुल के पास में पीछे से दो लोग अपाचे मोटरसाइकिल का है, जैसा कि मजरूब के द्वारा बताया गया है, और आने के बाद में इनके साथ गाली गलौज करी, और गाली गलौज करने के बाद में उन्होंने इनके ऊपर फायर किया और इनकी मोटरसाइकिल की जो चाबी है उसको लेकर वो वहाँ से चले गए। इसमें तुरंत से मजरूब को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मजरूब से मेरे द्वारा बात भी की गई है और पूरा घटनाक्रम की जानकारी की गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गाजियाबाद से अगली खबर, जहां मेरठ रोड पर आज हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने कांवड़ यात्रा के मार्ग पर मौजूद नॉनवेज दुकानों और होटलों का दौरा किया। कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों से सावन मास के दौरान अपनी दुकानों को बंद रखने की अपील की। साथ ही उन होटलों को चेतावनी दी गई है जो हिंदू नामों से चल रहे हैं, लेकिन उनका संचालन मुस्लिमों द्वारा किया जा रहा है। संगठन ने ऐसे होटल संचालकों से अपनी असली पहचान और नाम स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने की मांग की है, ताकि कांवड़ यात्री को भोजन की शुद्धता को लेकर कोई भ्रम ना हो। धार्मिक भावनाओं के मद्देनजर संगठन ने हिंदू संचालित होटलों पर भगवा झंडे भी लगाए। हिंदू रक्षा दल का कहना है कि यह अभियान धार्मिक शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया है। हालांकि कुछ लोगों ने इस तरह की गतिविधियों को सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा भी बताया है। देखिए, आप सभी को ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का आदेश है कि कांवड़ मार्ग पे जितने भी दुकानदार हैं अपना नाम, पता व मोबाइल नंबर जरूर अपनी दुकान के आगे लगाएं, जिसका इंद्र सर पूरी तरीके से समर्थन करता है। और सभी दुकानदारों से निवेदन कर रहा है आज कि सभी अपनी दुकानों के आगे अपना नाम जरूर लगाएं, जिससे कांवड़ मार्ग पे कितने ढाबे, कितने खाने के ढाबे ऐसे हैं जिनका नाम है शिवा ढाबा, परंतु उनके संचालक मुस्लिम समुदाय के हैं। लेकिन अभी आप ढाबों पर गए, वहाँ क्या कहा? वो मांस के ढाबे हैं, उनसे हमने बोला है कि पूरे सावन मास को बंद रखें, जिससे हमारे सभी शिव भक्तों को किसी भी तरीके की परेशानी का सामना न करना।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। डीजीपी ने मध्य कमान के सेनाध्यक्ष से मुलाकात की। आपको बता दें, छावनी स्थित सेना के मध्य कमान मुख्यालय में बृहस्पतिवार को डीजीपी राजीव कृष्णा पहुंचे, जहां उन्होंने मध्य कमान के सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल अधिक सेन गुप्ता से मुलाकात की। इस मुलाकात से सेना व पुलिस के बीच समन्वय और मजबूत होगा। मुलाकात के दौरान सेना व पुलिस के बीच विशेष रूप से रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग, संयुक्त रिस्पांस प्रोटोकॉल्स और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में समन्वय को और मजबूत करने पर चर्चा हुई है। इसके अलावा राष्ट्र की रक्षा के लिए बिना अवरोध इंटर एजेंसी सहयोग के प्रति साझा प्रतिबद्धता को भी दोहराया गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर में बारिश के कारण शारदा सहायक नहर कटी है। नहर की पटरी पर पानी रिसने से हड़कंप मच गया। बीते वर्ष भी इलाके में नहर पटरी कटने से भारी नुकसान हुआ था। पानी रिसने की सूचना पर सिंचाई विभाग हरकत में आया है। आनन फानन में पानी रिसने की जगह बोरियां लगाई गई हैं। पानी के रिसाव को रोकने के प्रयास जारी हैं। उप जिलाधिकारी समेत सिंचाई विभाग के जिम्मेदार मौके पर पहुंचे हैं। बिस्वा इलाके के सेठगंज से सटी शारदा सहायक पटरी का यह पूरा मामला है। संज्ञान आया अभी थोड़ी देर पहले कि ये सेठगंज जो बिस्वा टाउन एरिया का ही पार्ट है, शारदा पुल है, यहाँ पे पास में बारिश के पानी जाने की वजह से नीचे की लाइनिंग का कुछ स्ट्रक्चर, जैसा कि जेई साहब के द्वारा बताया गया, वो कट गया है। तो हम लोग मौके पे आके हम लोगों ने इसका निरीक्षण किया और सिंचाई विभाग से इनके जेई लोग मौजूद हैं, तो इन्होंने अभी बोरियां वगैरह लगा के उसको रोकने का प्रयास किया और इनके द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि चूँकि माइनर समस्या है तो ये कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन फिर भी हम लोग अपनी पूरी नज़र बनाए हुए हैं और मौके पर हमारे लेखपाल कानून को ये लोग अभी रुकेंगे और हम भी लगातार इस चीज़ के संपर्क में रहेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अगली खबर है, जहां अमरनाथ यात्रा 2025 के चलते उर्सला अस्पताल को मेडिकल जांच केंद्र बनाया गया है। आपको बता दें कि यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो चुकी है और अगस्त तक चलेगी। उर्सला अस्पताल में प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचकर अपना पंजीकरण करवा रहे हैं। लगातार यात्रियों की जाँच जारी है। इसके साथ फिट पाए जाने पर उन्हें यात्रा के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की एडवाइजरी के चलते 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और 75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग और 6 सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिलाएं यात्रा में नहीं जा सकेंगे। हालांकि हाल ही में अमरनाथ क्षेत्र में हुई गोलाबारी की घटना के बाद यात्रियों की संख्या में थोड़ी गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन फिर भी भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ है। अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों की टीम पूरी सतर्कता से यात्रियों की सेवा में जुटी हुई है ताकि ये पवित्र यात्रा सुरक्षित और सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। श्री अमरनाथ जी की यात्रा के जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं और डेली लगभग 100 से 150 श्रद्धालु आ रहे हैं, जिनका यहाँ पर मेडिकल हो रहा है और जो एलिजिबल पाए जाते हैं उनको रजिस्ट्रेशन के लिए जम्मू कश्मीर एंड सिंध बैंक भेजा जाता है, वहाँ उनका पंजीकरण होता है। अभी तक लगभग हज़ारों की संख्या में श्रद्धालुओं का यहाँ पे मेडिकल हो चुका है और जो एलिजिबल पाए जाते हैं, जो इतनी ऊंचाई पर जाने के योग्य होते हैं, उन्हीं को मेडिकली फ़िट किया जाता है। जो हार्ट पेशेंट हैं या कोई और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनको मेडिकली फ़िट नहीं किया जाता है, जिससे कि उनको ऊपर जाने पर असुविधा हो सकती है। इसलिए उनको हम लोग यहीं पे मेडिकली अनफिट कर देते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में 20 वर्षीय किशोरी का खून से लथपथ हालत में 100 मिलने से हड़कंप मच गया। निर्मम हत्या की आशंका जताई जा रही है। युवती की 10 दिन पूर्व सगाई हुई थी। हाल ही में उसका विवाह होने वाला था। फिलहाल हत्या के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। कमरे के अंदर बेड पर लहूलुहान अवस्था में 100 मिला है।
सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी जलेश्वर थाना सकरौली पुलिस मौके पर पहुंची है। फॉरेंसिक टीम घटनास्थल का बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू किया है। पूरा मामला एटा थाना सकरौली क्षेत्र के अंतर्गत गांव 12 समसपुर का बताया जा रहा है। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चंडीगढ़ से अगली खबर, जहां हरियाणा में कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर जारी किया अलर्ट। सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियों को रद्द किया गया है। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द की गई हैं। हाल ही में हुई बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिए, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। सभी संबंधित विभागों को तैयारी पूरी करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द की गई। सभी संबंधित विभागों को तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा में कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर पहुंचे जेपी नड्डा। आपको बता दें, जेपी नड्डा ने पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल से मुलाकात की है। हमीरपुर में भाजपा अध्यक्षों ने धूमल के आवास पर बैठक की है। राज्य और राष्ट्रीय नेतृत्व की रणनीति चर्चा के संकेत। जेपी नड्डा और राजीव बिंदल की धूमल से शिष्टाचार भेंट हुई।
राज्य और राष्ट्रीय नेतृत्व की रणनीति चर्चा के संकेत दिए गए हैं। जेपी नड्डा और राजीव बिंदल की धूमल से शिष्टाचार भेंट हुई। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर पहुंचे जेपी नड्डा। अगली खबर हरियाणा से है, जहां यमुनानगर के सिविल अस्पताल के मुख्य गेट के सामने सुबह 4 बजे तेज रफ्तार कार ने एम्बुलेंस को टक्कर मार दी। हादसे में एम्बुलेंस में सवार एक गर्भवती महिला, ड्राइवर और कार ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भयावह था कि इसमें कार के परखच्चे उड़ गए और एम्बुलेंस भी आगे से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और सीधे एम्बुलेंस से टक्कर हो गई। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। गर्भवती महिला की हालत स्थिर बताई जा रही है। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर से है। सीतापुर से अहम खबर, सीतापुर में दर्दनाक हादसा हुआ है। स्कूली बस पलटने से मासूम की मौत हुई। सीतापुर में स्कूल की बस हादसे के शिकार हुई। सड़क किनारे मौजूद मासूम पर पलटी स्कूल की बस। बस में सवार लगभग 1 दर्जन छात्र छात्राएं घायल हुए हैं। बस के नीचे दबकर मासूम ने दम तोड़ा। कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सीएससी रेउसा में भर्ती कराए गए हैं सभी घायल बच्चे। दीपक गुप्ता हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, स्कूली बस हादसे का शिकार हुई जिसमें एक मासूम बच्चा उसके नीचे दबकर उसकी मौत हुई, जबकि बस में मौजूद कई छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कैसे यह हादसा हुआ है? जी मनोज, मैं आपको बता दूं कि सीतापुर में आज स्कूल में छुट्टी होने के बाद यह बस सीतापुर के महमूदाबाद रेउसा मार्ग पर ग्वारी गांव को जा रही थी। ग्वारी गांव को जाते वक्त यह तेज रफ्तार बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई, जहां सड़क किनारे जा रहा एक मासूम जो किशोर मासूम बच्चा था उसके ऊपर यह बस पलटी और वो उस बस के नीचे दबकर उसकी मौत हो गई। वहीं बस में सवार 11 छात्र छात्राएं गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें एक छात्रा को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं अभी घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। मौके पर भारी भीड़ जमी हुई है। पुलिस भी लगातार बस के आसपास भीड़ हटाकर मामले की जांच कर रही है। जी मनोज। दीपक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्कूल बस हादसे का शिकार हुई है, दर्दनाक हादसा हुआ। एक मासूम बच्चे की इसके नीचे दबकर मौत हुई है, जबकि बस में सवार कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए। और अगली अहम खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से है। आपको बता दें, जौनपुर में स्कूली बसों की सख्त जांच अभियान शुरू की गई है। स्कूल के खुलने के बाद ही अब सख्त जांच अभियान जारी किया गया। दर्जनों बसों के कागजात अधूरे पाए गए हैं। फायर सिलेंडर और फर्स्ट एड बॉक्स की कमी पाई गई है, जिस पर कार्रवाई की गई। स्कूल बसों पर अब पुलिस प्रशासन लगातार सख्त रुख अपनाए हुए लगातार कार्रवाई कर रहा है। जिस तरीके से स्कूल प्रशासन की तरफ से लापरवाही की जाती है, बसों में पूरी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, जिससे बच्चों को तमाम दिक्कतें होती हैं और आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। इसको देखते हुए जौनपुर पुलिस प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। सघन चेकिंग अभियान चला रहा है। खासकर स्कूली बसों की सघन चेकिंग जांच जारी है। डीएम और एसपी के निर्देश पर यह अभियान तेज किया गया। जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के क्रम में आज क्योंकि विद्यालय सारे खुल चुके हैं, तो विद्यालय में जो भी वाहन बच्चों को लेके आ रहे हैं जा रहे हैं, उन वाहनों की चेकिंग का अभियान चलाया गया था। ये अभियान आज लगातार 3 दिनों से चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। ऐसे सभी वाहन जो बच्चों को लेके विद्यालय आ रहे हैं जा रहे हैं, उन वाहनों के फिटनेस, ड्राइवर के लाइसेंस और उनके इंश्योरेंस और भी जो आवश्यक पत्र हैं, जो एक शासन ने मानक तय किया है कि स्कूली वाहनों में जिन जिन चीजों का होना आवश्यक है, उनमें फर्स्ट एड बॉक्स है, खिड़कियों पे जाली का लगा होना है, उसमें फायर इक्विपमेंट का होना है,
जो आपातकाल में विषम परिस्थितियों में काम होगा। तो चालान कर सख्त कार्रवाई की गई है। शरद सिंह हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए जौनपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, जौनपुर में सघन चेकिंग अभियान प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा है, खासकर स्कूली बसों और अन्य जो वाहन है उनकी जांच की जा रही है। स्कूल सत्र शुरू हो गया है। जो स्कूल बसों में तमाम खामियां पाई जा रही हैं उसको लेकर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। क्या कुछ है अपडेट है? जी मानस, आपको बता दें कि जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ के निर्देश पर आज स्कूली वाहनों के खिलाफ यातायात प्रभारी एवं परिवहन विभाग ने विशेष अभियान चलाया। बता दें कि अभियान प्रभारी निरीक्षक सुशील मिश्रा के नेतृत्व में चलाया गया और लगभग 15 स्कूली बसों का चालान किया गया। बता दें कि इस पूरी कार्रवाई से स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया। बता दें कि ज्यादातर स्कूली बसों में न तो फायर सिलेंडर मौजूद थे, न तो फर्स्ट एड बॉक्स उपलब्ध थे और ज्यादातर बसों में मानस आपको बता दें कि बच्चों की संख्या अधिक थी, जिसको लेकर यातायात प्रभारी सुशील मिश्रा ने लोगों को बच्चों से बात की और यातायात के नियमों का पालन करने की बात कही। वहीं बता दें कि जो बस में बच्चे तो यातायात प्रभारी सुशील मिश्रा की बातों को बड़ी गंभीरता और ध्यान पूर्वक सुने और उनकी बातों को सहमत दिखाई दी और उनका शुक्रिया अदा किया बच्चों ने कि सर आपकी वजह से हमको बच्चों को बस में बैठने की सुविधा मिल रही है। वहीं उन्होंने बता दें कि ज्यादातर स्कूली बसों में फायर के जो सिलेंडर होते हैं वो मौजूद थे और ज्यादातर न तो फायर सिलेंडर मौजूद थे और जो मौजूद थे वो भी मौके पे रिफिल नहीं मिले, जिसको लेकर आज 15 गाड़ियों का चालान किया गया और यातायात प्रभारी निरीक्षक सुशील मिश्रा ने सख्त हिदायत दी कि अगर ऐसी स्कूल बसें अगर सड़क पे आगे दिखेंगी तो उनको चालान नहीं सीज कर दिया जाएगा। सख्त हिदायत देकर आज चालान करके छोड़ दिया गया है। जी बिल्कुल शरद सिंह, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कई बसों में सिलेंडर नहीं पाए गए हैं, कागजात पूरे नहीं पाए गए हैं और तमाम जो जरूरत की चीज़ें थी वो उपलब्ध नहीं थी, जिसको देखते हुए कार्रवाई की गई। अगली खबर आगरा से है। आगरा से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। आगरा में नगर निगम का एक्शन जारी है। नगर निगम का एक्शन सामने आया है। नगर निगम ने पार्किंगों पर कसा है शिकंजा। यह अहम खबर सामने आ रही है। नगर निगम ने पार्किंगों पर शिकंजा कसा। नगर निगम ने 36 पार्किंग को निरस्त किया है। कल पार्किंग कर्मचारियों ने अधिवक्ताओं में मारपीट हुई थी। पार्किंग कर्मचारियों और अधिवक्ताओं में कल मारपीट हुई थी। काफी गहमा इस मामले को लेकर हुआ था। अब आगरा नगर निगम ने एक्शन लिया और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, नगर निगम ने 36 पार्किंगों को निरस्त किया है। कल पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद आज नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। कल पार्किंग कर्मचारियों ने अधिवक्ताओं से मारपीट की थी। अजेंद्र, देखिए मनोज, कल जो सीए के साथ मारपीट पार्किंग के गुर्गों ने की थी, पार्किंग ठेकेदार के गुर्गों ने, उसके बाद विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने हस्तक्षेप किया। वहीं दूसरी ओर अधिवक्ता संगठन सामने आए थे। आज पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने नगर निगम के तमाम अधिकारियों के साथ मीटिंग की और नगर आयुक्त कह सकते हैं कि नगर निगम अपनी नींद से जागा है, क्योंकि जो अवैध वसूली यहाँ चल रही थी, कुल मिलाकर 36 पार्किंग स्टैंड बताए रहे थे कि ये अवैध है और यहाँ से पैसे की गलत तरीके से हो रही है। तो 36 पार्किंग स्थल को निरस्त कर दिया गया है। कोई भी पार्किंग का शुल्क वहां से नहीं लिया जाएगा और जब तक पुलिस और एडीए और नगर निगम की टीम के साथ जब तक अग्रिम कोई बैठक नहीं होगी, उससे पहले यहाँ का कोई भी ठेका नहीं उठेगा। लेकिन जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ उसके बाद नगर निगम हरकत में आई और अब नगर निगम का ये एक्शन दिखाई दे रहा है। मनोज, हाँ, निश्चित रूप से अजेंद्र, जो ये पार्किंग 36 निरस्त की गई है, ये क्या अवैध पार्किंगें थी? पहले इनसे यहाँ पर वसूली जारी थी? देखिए मनोज, ये जो संजय प्लेस इलाका है ये एडीए द्वारा विकसित किया गया था और उसके बाद यहाँ पर जो पार्किंग है, पहले यहाँ मार्केट बनाया गया और मार्केट में पार्किंग निःशुल्क की गई, जैसे कि अधिवक्ताओं के साथ और जो वहाँ जो व्यापारी हैं उनको लेकर कुछ छूट की बात कही गई थी। लेकिन अब जिस तरह से नगर निगम में पार्किंग के ठेके उठाए गए हैं, उसके बाद यहाँ जो ठेकेदार है वो अपनी मनमर्जी से ठेके चलाते हैं और असामाजिक तत्व के रूप में जो गुंडे टाइप के जो लोग होते हैं उनको अपनी पार्किंग में रखते हैं। और तस्वीरें हमने कल भी दिखाई थी, आज भी हम बता रहे हैं कि एक सीए को कमीज पकड़कर मार रहा था और यही नहीं, फुटबॉल बनाने की बात वो पार्किंग का कर्मचारी कह रहा था। लेकिन विधायक के हस्तक्षेप के बाद यहाँ माहौल अलग हुआ है और निगम ने फिलहाल एक्शन दिखाया है। 36 पार्किंग स्थलों को निरस्त किया गया है। जी हाँ बिल्कुल, अजेंद्र चौहान, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कल पार्किंग कर्मचारियों
के साथ विवाद हुआ था और अब नगर निगम जागा है और 36 पार्किंग को निरस्त किया गया। और अगली अहम खबर जनपद बहराइच से है। बहराइच से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बहराइच से अहम खबर, 2 दिन से लापता बच्चा तालाब में, उसका शव मिला है, मृत अवस्था में मिला है बच्चा। 7 वर्षीय समीर खेत से अचानक हुआ था गायब। बहराइच से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही। ट्यूबवेल लगाते वक्त तालाब से बरामद हुआ बच्चा। रुपेडिया पुलिस ने 100 पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। 2 दिन से लापता बच्चा तालाब में मृत अवस्था में मिला है। 7 वर्षीय समीर खेत से अचानक गायब हुआ था। ट्यूबवेल लगाते वक्त तालाब से बरामद हुआ शव। रुपेडिया पुलिस ने 100 पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। 2 दिन से ही बच्चा लापता था, अब इसका शव तालाब में मिला है। तो 2 दिन से लापता बच्चे का तालाब में शव मिला है। अब माटी ढो रहे थे सर, और लड़का भी हमारा माटी ढो रहा था कटोरे में। तो कटोरे एक कटहर के पेड़ लगा था, कटोरे उसके पास मिला, वही तीर से लौंडा खोजने किधर चला गया और दोबारा घर नहीं आया लौट के, बहेराव पड़ गया उठो से। फिर कब मिला? तब आज सुबह मिला 8 बजे। कहाँ पे मिला? मतलब तालाब में। किस गांव में डूबा? वही गाँव में। तो क्या लगता है कैसे मौत हुई होगी? अब वो कोई मालूम नहीं है सर, ना कोई से हमसे दुश्मनी। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे सहयोगी मोहित सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, 2 दिन से लापता बच्चे का शव तालाब में मिला है। आप बच्चों के परिजनों का कहना है कि किसी से उनका कोई विवाद नहीं था, लेकिन बच्चे की मौत से जरूर तमाम कई सवाल उठ रहे हैं। मोहित, ये पूरा मामला रुपेडिया थाना क्षेत्र के साईपुरवा गांव का है, जहां का रहने वाला 7 वर्षीय समीर अपने खेत में जब ट्यूबवेल लगा रहा था, उसी दौरान ये लापता हो गया। और जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिली, पुलिस तुरंत बच्चे की खोजबीन में लग गई और पुलिस तमाम गांव में लोगों, आसपास के एरिया में पता लगाया और लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप और ऐसे फोटो भेजकर लोगों को बच्चे के पता के लिए। तभी इसका शव एक तालाब में उतराते हुए जब दिखाई दिया तो इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस और इसके परिजन पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इस मामले में परिजनों का एक और जहां कहना है कि उसका किसी से कोई दुश्मनी है, वहीं पुलिस हर पहलुओं पर जांच कर रही है। हाँ बिल्कुल मोहित सोनी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ट्यूबवेल लगाते वक्त तालाब में शव बरामद हुआ है बच्चे का। 2 दिन पहले से ये बच्चा लापता था। रुपेडिया पुलिस ने 100 पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बहराइच से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और अगली अहम खबर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से है। ये अहम खबर अंबिकापुर से आपको दिखा रहे हैं। गढ़वा से अंबिकापुर सड़क बनेगी 4 लेन। अंबिकापुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। लोगों के लिए खुशखबरी, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है। क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी हो सकती है। 450 करोड़ की लागत से बनेगा 4 लेन सड़क। गढ़वा के एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह घोषणा की है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह घोषणा की है। 450 करोड़ की लागत से बनेगा 4 लेन सड़क। क्षेत्रीय लोगों के लिए निश्चित रूप से यह बड़ी सौगात है। गढ़वा के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया है 450 करोड़ की लागत से ये सड़क बनेगी। अंबिकापुर की गढ़वा की कुल दूरी 170 किलोमीटर है। गढ़वा से अंबिकापुर की यह सड़क 4 लेन बनेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह घोषणा की है। 450 करोड़ की लागत से यह सड़क बनेगी। और अगली खबर हरियाणा से। हरियाणा के फरीदाबाद स्थित एनआईटी क्षेत्र की नेहरू कॉलोनी में रह रहे हजारों परिवारों पर संकट मंडरा रहा है। आपको बता दें, पुनर्वास विभाग द्वारा 26 जून को जारी नोटिस में 8000 मकानों को 15 दिन में सरेंडर करने के निर्देश दिए गए। विभाग का कहना है कि ये मकान 60 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे में बने हैं। 50 सालों से रह रहे परिवार जिनके पास वोटर आईडी, राशन कार्ड, आधार, बिजली बिल और नगर निगम टैक्स की रसीदें हैं, अब बेघर होने के डर से सड़कों पर उतर आए हैं। विरोध में कई बार प्रदर्शन भी हो चुके हैं। यह जमीन मेट्रो चौक से सैनिक कॉलोनी तक बनने वाले एलिवेटेड फ्लाईओवर परियोजना के तहत खाली कराई जा रही है। लोगों की मांग है कि सरकार पहले उन्हें पुनर्वास दे, फिर मकान खाली कराए। पुनर्वास विभाग के तहसीलदार विजय सिंह ने कहा कि मामला उच्च अधिकारियों और सरकार के संज्ञान में है। फिलहाल कोई तोड़फोड़ नहीं की जा रही है।
वहीं स्थानीय विधायक और बीजेपी नेता धनेश अदलखा ने आश्वासन दिया है कि किसी मकान को नुकसान नहीं होने देंगे और ये मामला मुख्यमंत्री तक पहुंच चुका है। नेहरू कॉलोनी के हजारों परिवार अब सरकार से इंसाफ और पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। यमुनानगर के हरनौल गांव के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की सूचना सामने आई है। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध मोटरसाइकिल से 5 युवक गांव की ओर आ रहे हैं। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची, बदमाश गाड़ी छोड़कर खेतों की ओर फरार हो गए। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गांव और खेतों की चारों तरफ से घेराबंदी कर दी और जिले भर की फोर्स को मौके पर बुलाया। पुलिस ने जिस इंडिवर गाड़ी को कब्जे में लिया उस पर भाजपा का झंडा लगा हुआ मिला है। इससे पुलिस को शक है कि अपराधी किसी राजनीतिक संरक्षण का भ्रम फैलाकर फरारी की योजना में थे। फिलहाल गाड़ी की तलाशी ली जा रही है और पुलिस को इसमें कुछ अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यमुनानगर में बदमाशों और गैंगस्टर के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। लगातार बढ़ती अपराधी घटनाओं को रोकने के लिए जिले में सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है। अलीगढ़ से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जिंदा शख्स को बताया मृतक। अलीगढ़ से अहम खबर, जिंदा शख्स को मृतक बताया है। पत्नी के आधार में दूसरे ने दर्ज कराया नाम। नकदी और दस्तावेज लेकर फरार पीड़ित दंपति काट रहा अधिकारियों के चक्कर। तो पत्नी के आधार में दूसरे ने दर्ज कराया नाम। नकदी और दस्तावेज लेकर फरार हुआ शख्स। पीड़ित दंपति अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। 4 साल से साथ रहकर बना पत्नी का फर्जी पति। जिंदा शख्स को मृत बताया गया। अनिल मीणा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, जिंदा शख्स को मृत दिखाया गया है। उसकी पत्नी के आधार में दूसरे व्यक्ति ने जालसाजी से अपना नाम दर्ज कराया। अब वो मौके से फरार है। क्या कुछ अहम अपडेट है इस खबर पर? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जनपद अलीगढ़ के थाना शासनिक गेट के इलाके का मामला है और हैरान कर देने वाला मामला है कि जहां अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए अधिकारियों के लगातार चक्कर व्यक्ति चक्कर काट रहा है। अगर बात किया वहीं पत्नी के आधार कार्ड में छेड़छाड़ कर और पति का नाम बदलने का आरोप भी लगा है और उसी को लेकर अगर बात की जाए तो लगातार देखा जा रहा है तमाम पहलुओं पर जांच के लिए उसने 4 साल से लगातार तहसील के और अधिकारियों को चक्कर काटा, लेकिन अभी तक उसके लिए कोई ऐसा सहारा उसका नाम सही हो सके और उस व्यक्ति को जो जिंदा व्यक्ति है उसके लिए मृत दिखा दिया गया है। और अगर बात किया है जो अधेड़ का सहारा जो अधेड़ ने जिस व्यक्ति को सहारा दिया था उसी व्यक्ति के द्वारा उसको अधेड़ के लिए मृत घोषित कर दिया गया। उसकी पत्नी के आधार कार्ड में छेड़छाड़ की गई और छेड़छाड़ करने के साथ साथ आज अगर बात की जाए उसके पैसों और बैग और घर में जो नकदी रखी हुई थी उसको लेकर भी फरार हो गया। लेकिन उसके बाद भी लगातार पुलिस और अधिकारियों पर काटने के बाद भी व्यक्ति अपने नहीं कर पा रहा है और लगातार उसके अभी कागजों में बात करें तो उसको मृत घोषित दिखा रहा है, लेकिन व्यक्ति जिंदा है। और देखिए कहीं ना कहीं अधिकारियों और जो देखभाल और कानून उनकी बड़ी लापरवाही देखने को मिली है कि लगातार दर्द के ठोकर खा रहा है, लेकिन उसके लिए जिंदा होते हुए भी मृत घोषित दिखा रखा है कागजों में और वह व्यक्ति लगातार दर्द की ठोकर, लेकिन अभी तक उसको न्याय नहीं मिला है। अब देख रहा, हालांकि जो अलीगढ़ के जो डीएम संजीव रंजन ने उन्होंने एक बार फिर उसके जांच के आदेश दिए। जांच में अब देखना यह हुआ कि क्या कि जो उसने आस्था जब डीएम को बताई तो डीएम ने अधिकारियों से जवाब तलब किया है और जवाब तलब करना अब देखिए किसके खिलाफ कार्रवाई होती है यह तो आने वाला वक्त है। लेकिन फिलहाल की बात करें तो ये अलीगढ़ में ऐसा हैरान कर देने वाला मामला है कि जिंदे व्यक्ति को मृत दिखाकर उससे दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर और तमाम उसकी नकदी वगैरह सब को लेकर जो व्यक्ति है वो फरार हो गया, लेकिन अभी जो असली व्यक्ति है वो जिंदा है लेकिन कागज में वह मृत दिखा रखा है। जी बिल्कुल अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पीड़ित दंपति अधिकारियों के चक्कर काट रहा, 4 साल साथ रहकर पत्नी का फर्जी पति बना, जिंदा शख्स को मृत दिखाया गया। अगली खबर मंडला से है, जहां जिले में हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते सहायक नदी भी उफान पर चल रही हैं। वहीं मौसम विभाग ने 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। बाढ़ नियंत्रण के लिए टीमें गठित
की गई हैं। जिले के सभी क्षेत्रों में रेस्क्यू टीम मुस्तैद है। मंडला जिले का छोटा रपटा पुल डूबने की कगार पर है। दुमका के हंसडिया में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी द्वारा 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू खनन पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद हंसडिया प्रखंड क्षेत्र में नदियों से अवैध बालू उठान थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रशासन की सख्ती और कार्रवाई के बाद भी बालू माफिया बेखौफ होकर अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए हैं। ताजा मामले में हंसडिया दुमका मुख्य मार्ग पर हथगढ़ गाँव के पास पुलिस गश्त के दौरान अवैध बालू लदे बिना नंबर के 2 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। थाना प्रभारी प्रकाश सिंह ने बताया कि ट्रैक्टर को सुरक्षात्मक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हंसडी में रखा गया है और मामले की सूचना जिला खनन अधिकारी को भेजी गई है। सरैयाहाट अंचल अधिकारी को भी प्रतिलिपि सौंपी गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। धमतरी जिले में बरसात के मौसम को देखते हुए कलेक्टर अविनाश मिश्रा के निर्देशन पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के होटल, रेस्टोरेंट और खाद्य दुकानों का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान हर्ष सुपरमार्ट, दीपक होटल, दी जिंजर लीफ समेत कई प्रतिष्ठानों से साबूदाना, पाव भाजी और फोर्टिफाइड चावल सहित अन्य खाद्य सामग्रियों के नमूने लेकर जांच के लिए रायपुर स्थित राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए। सेंटर संचालकों को 7 दिन के भीतर खाद्य पंजीयन कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे पैकेट बंद खाद्य सामग्री खरीदने से पहले उनकी अवसान तिथि, लाइसेंस नंबर और साफ सफाई की जाँच जरूर करें। प्रशासन ने जल जनित बीमारियों से बचाव के लिए सभी खाद्य विक्रेताओं को पीने के पानी की PHE लैब से जाँच कर रिपोर्ट जमा करने के निर्देश भी जारी किए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में प्रस्तावित खरसिया दुर्ग आपको बता दें परमा कलसा रेलवे लाइन परियोजना को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। ग्राम बोरीगरका, घुगसीडीह और पुरई से गुजरने वाली इस परियोजना में जमीन अधिग्रहण को लेकर मुआवजा घोटाले का आरोप लगाया गया है। पूर्व रिद्धि सिद्धि बिल्डर के प्रोपराइटर रुपेश और उनके भाइयों ने 5 साझेदारों पर लेन देन और गड़बड़ियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब इस पूरे प्रकरण में पीड़ित किसान सामने आए हैं, जिन्होंने मीडिया से बातचीत में खुलासा किया है कि 5 सितंबर 2018 को प्रस्तावित खसरा सूची राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, लेकिन इससे पहले कि इसकी गोपनीय जानकारी कुछ भूमाफियाओं तक पहुंचा दी गई है। इसके बाद 30 से 35 लोगों के एक गिरोह ने किसानों को लालच में फंसाकर उनकी जमीनें औने पौने दामों में खरीद ली। अधिसूचना जारी होने के बाद अधिग्रहित क्षेत्र में खरीद बिक्री पर रोक होने के बावजूद इसके सौदे किए गए। हमने अपने पैसा रिद्धि सिद्धि बिल्डिंग में जमा किया था, वो अभी तक नहीं मिला। उन्होंने बोला कि हम दे देंगे। 2012-2018 तक दिया उन्होंने ब्याज का पैसा, उसके बाद नहीं दिया अभी तक। तो हमको पैसा चाहिए। किस कंडीशन में आपने पैसा उसमें लगाया और क्या कहा गया था? वो बोले फ्लैट देंगे आपको, फ्लैट के लिए हम लोग पैसा जमा करें उनके पास और ब्याज भी देंगे ऐसे करके। तो ब्याज अभी तक नहीं दिया उन्होंने,
2012 से 18 तक ब्याज दिया, उसके बाद अभी तक नहीं दिया उन्होंने। जी, हमने 2011-12 में रिद्धि सिद्धि बिल्डर में पैसा कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, क्योंकि उस समय हम लोग भिलाई में रहते थे और 2012 के बाद हम दुर्ग शिफ्ट हो गए थे। तो उस समय हमारे पास जो फंड था हमने रिद्धि सिद्धि बिल्डर में लगाया था। उन्होंने बोला था कि हम आगे फ्लैट बनाने की योजना है हमारी, जब तक फ्लैट नहीं बनेगा तब तक रकम का ब्याज दिया जाएगा और जब फ्लैट बनेगा तब रियायत दर में आपको फ्लैट भी दे दिया जाएगा। तो उस पर्पज़ से हमने पैसा लगाया था, क्योंकि हम पूरा व्यापार वाइंड अप करके दुर्ग आ गए थे। उसके बाद 2018 तक उन लोगों ने हमको ब्याज दिया, ब्याज भी उसी में समायोजित हमने लिया नहीं, उसी में ऐड होते जा रहा है। 2018 के बाद उन्होंने ब्याज देना भी बंद कर दिया। लोगों ने 11-12 में भिलाई में पहले रहते थे, उस समय वहाँ इवेंट करके पैसा जो था हमने इनको लगाया, तो उन्होंने कहा कि हम आपको इसमें फ्लैट भी देंगे और ब्याज का पैसा भी देंगे। तो उन्होंने अब 18 तक ब्याज का पैसा दिया, उसके बाद फिर ब्याज का पैसा देना बंद कर दिया। तो हम लोग चाहते हैं कि हमको हमारा पैसा वापस मिले। हम कौन लोग आपका पैसा लिए थे? 6 पार्टनर, उसमें सैदर काला, विश्वास गुप्ता और कांतिलाल बोथरा की वाइफ और वो बाकी लोग हैं उसमें। फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।